नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी निचोड़ वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहद उपयोगी साबित होंगे। और आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जो जानकारी रहती है, कभी कभी विकल्प यानी कि ऑप्शन में रहती है या क्वेश्चन से जुड़ी रहती है, जहां से एग्जामिनर जो होता है पेपर सेट करने वाला, वो क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे बार बार पूछता रहता है। इसलिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बीच बीच में बताऊंगा क्वेश्चन से जुड़ी हुई, ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो सके। और उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन अन्य प्रकार से एग्जाम में आए हुए होंगे तो उन क्वेश्चन को भी आपको कराऊंगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। और जितने भी लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग कर देना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कीजिए। यहाँ पर अक्षांश है और देश है। आपको मान लो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे। जैसे आपको पता होगा, कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको मालूम होगा। तो बी का किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। बी का पहला किस में दिया गया है, फोर्थ में ही दिया गया है। यहाँ पर आपका जवाब इस प्रकार से हो जाएगा। ए का सेकेंड, विषुवत रेखा कांगो गणराज्य, कांगो कहाँ पर पड़ता है, आप कहोगे अफ्रीका में पड़ता है ना, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और मकर रेखा का मिलान चिली के साथ हो ही जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी है और ध्रुवों पर उभरी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है। क्या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्या पता आपको कैसे करना है। और मैं आपसे कह दूं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, वो आपको बताऊंगा कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। दो ऑप्शन दिए गए हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से विपरीत कर दिए गए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दूं। जैसे रही पृथ्वी या ग्लोब आप लोग कह सकते हो, जो पृथ्वी के ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ध्रुव कैसे हैं, ध्रुव आपके हैं चपटे। ध्रुव कैसे हैं, जो ध्रुव हैं ये वाले ध्रुव चपटे हैं। और जो बीच वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, यह उभरा हुआ, यानी कि उभरी या उभरी, उभरा हुआ। उभराव किसमें है दोस्तों, तो उभराव आप लोग कहोगे बीच वाले में है। पृथ्वी मध्य में, बीच में थोड़ी चपटी, बीच में चपटी नहीं है, बीच में चपटी नहीं है, ना ही ध्रुवों पर उभरी है। उभरी कहाँ पे है, ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी है। बी वाला सही होगा यहाँ पर। किसमें है, ए गलत है, बी सही है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था इससे जुड़े भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो समय आ चुका है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कराने का। यहाँ पर पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताता हूँ और जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन को भी एक साथ कराता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी की बात करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी है, बीच में उभरी है। इसी लाइन से क्वेश्चन बना पेपर में। यहां पर पृथ्वी को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं क्योंकि पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बीच में उभरी होने के कारण इसके आकार को भू-आब, ज्योइड के नाम से जाना जाता है। भू-आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। यहां से क्वेश्चन पेपर में था, ध्रुवों के पास चपटी है, बीच में उभरी है, इसी कारण इसको भू-आब के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहां पर कहता है, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है। यह अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि 2/3 पानी से पृथ्वी ढकी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित करते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, भू-आब पूछा। भू-आब का मतलब ज्योइड होता है, यानी कि पृथ्वी के समान आकार बोल सकते हैं।
क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है, चपटी है, बीच में कैसी है, उभरी हुई है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, इससे पहले परीक्षा आपकी फरवरी 2026 में हुई थी। एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन बनाया, पृथ्वी के संबंध में बना लिया। उसने 4 विकल्प दे दिए और उसने पूछा कि भाई नहीं वाला बताओ, गलत मुझे बताओ। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल करेक्ट बात। पृथ्वी का सूर्य के तरफ घूमना घूर्णन नहीं कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, करेक्ट हो जाएगा। गलत वाला बताना, नहीं वाला, तो सेकेंड आपका हो जाएगा बिल्कुल गलत, अर्थात सही। क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। 3 उसने ये कथन पृथ्वी के बारे में दे दिया, लेकिन पृथ्वी के घूमने से संबंधित ये वाला परिक्रमण होना चाहिए था घूर्णन की जगह, इसलिए गलत। ऐसे क्वेश्चन बनते पेपर में। पृथ्वी से जुड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का है, आकार में 5वां है, ध्रुवों के पास चपटी है। कौन, किसकी विशेषताएं ये बताई गई हैं? तो यहां पर पूछा किस ग्रह की विशेषताओं के वर्णन यहां पर करता है, तो पृथ्वी की विशेषताएं यहां पर हो जाएंगी। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, तो आपका दिल खोल के मैं स्वागत करता हूं, ठीक है ना। और ये जितनी जानकारी आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, स्पेशल नोट्स हैं, ऐसे वैसे नोट्स नहीं है। ये सिर्फ सीटेट एग्जाम को क्रैक कराने के लिए नोट्स बनाए गए हैं। आप सभी को पता है एसएसटी 60 नंबर की आती है। अगर मेरे नोट्स को किसी भी व्यक्ति ने पढ़ लिए तो सीटेट की सोशल साइंस में उसके 50+ नंबर आने की गारंटी मेरी रहती है इसमें। क्योंकि पूरा जितना भी एनसीईआरटी, हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, पेडागोजी की बात करूं, पूरा कंटेंट आपको 60 नंबर का मैं दूंगा। देखो कंप्लीट थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी, प्लस पूछे गए क्वेश्चन भी मैं नोट्स में आपको दूंगा। नोट्स प्लस पीवाईक्यू एक ही जगह दोनों दे दूंगा। क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी थ्योरी, दूसरे पीवाईक्यू, ताकि पता चले पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। वो दोनों चीज मैं आपको दूंगा। जस्ट अभी ये क्वेश्चन हमने कराया, नोट्स में दे रखा हूं, ठीक है ना। ये वाला करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे, ये नोट्स आप तक पहुंचेगा कैसे? जी हाँ, तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे हमें कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, नोट्स तुरंत अभी आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस मैंने 299 घटा करके कर दिया है, 399 वाला मात्र 299 में हमने आप सभी मित्रों के लिए कर दिया है। तो जल्दी से इन नोट्स को लेकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, जब ग्रीनिच पर 6:30 बजे पूर्वाह्न होंगे तो 11 बजे पूर्वाह्न किस देशांतर पे होगा? तो इस टाइप का ना एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हो। आपको अब की बार ऐसा नहीं करना है, और इसके लिए मैं एक वीडियो भी प्रोवाइड करा चुका हूं टाइम और ग्रीनविच से रिलेटेड, वो आप देख लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इससे पहले की परीक्षा में दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैं बात करूं ग्रीनविच के पूरब का टाइम अगर ग्रीनविच में पूछा जाए तो पूरब का टाइम हमेशा कैसा होता है? पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है, यानी कि जोड़ना पड़ता है। अगर ग्रीनविच के पश्चिम का टाइम पूछा जाए, ग्रीनविच के पश्चिम में टाइम क्या होगा? तो टाइम हमेशा घटाया जाता है, यानी कि पीछे होता है। तीसरा पॉइंट था, एक डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर है 6:30 बजे पूर्वाह्न, और यहाँ पर इनका अंतर आप करो, कितना अंतर है यहाँ पर, इनको घटाओ। सबसे पहले 11:30 में से आप घटाओगे 6:30, कितना बजेगा? तो घटा लो, 11:30 में से 6:30 घटाओगे, 11 में यहाँ पर बचेगा 5 घंटा। कितना? 5 घंटा, 5 घंटा। ठीक, इसको आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहो, जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? इसमें 60 का गुणा आप लोग करोगे, ठीक, तो 300 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो यहाँ पर डिग्री को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 4 से क्या भाग करोगे? कर दो भाग।
4 सत्ते 28 और 5 75। यहाँ पर क्या आएगा 75 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा 75 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। पूर्वाहन यानी कि हमने यहाँ पर इससे घटाया है तो यहाँ पर 75 डिग्री आ गया। ये पूरब में होगा। पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है क्योंकि यहाँ पर आगे का ही दिया गया है। 6 के बाद क्या आएगा आगे आगे आएगा 11:30। यहाँ पर सोल्व हो जाएगा आपका बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ नहीं करना आपको। जैसे 75 डिग्री कर लूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 का गुणा आप लोग करोगे तो यहाँ पर 300 मिनट आ जाएगा। 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं? अब आप कहोगे कि सर 5 घंटा होता है, तो इन दोनों का अंतर भी तो 5 घंटा आया था। ऐसे करना है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आगे निम्न में से कौन सा अन्यों भिन्न है यानी कि दूसरे से अलग है? सवाना, कंपोस, लानोस, प्रेयरी। यहाँ पर आपको बताना है। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रेयरी। प्रेयरी यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका घास स्थल कह लो, एक हवा का भी नाम होता है। सवाना अफ्रीका, कंपोस वेनेजुला, लानोस ठीक ये ब्राजील और वेनेजुला से रिलेटेड है। सवाना अफ्रीका से रिलेटेड है। प्रेयरी यूएसए यानी कि अमेरिका से है, इसलिए ये अलग हैं। अलग इनके क्षेत्र तो अलग अलग है। एक शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, इनमें दोनों में फर्क है। वही फर्क मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखना आप लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल पैम्पास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डॉन ऑस्ट्रेलिया। तो ये भाई लोग शीतोष्ण हैं, जहाँ पर शीत भी है और उष्ण भी है, ठंड और गर्म दोनों होता है, उसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो प्रेयरी आपकी शीतोष्ण है। प्रेयरी कैसी है? शीतोष्ण है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, हाँ ये रहा। और ये है उष्ण। उष्ण थे सवाना, कंपोस, लानोस। अब आपको फर्क पता चल गया होगा। फर्क क्या पता चल गया? सवाना कैसा है? सवाना आपका कैसा है? उष्ण है। सवाना कैसा है? उष्ण है, उष्ण कटिबंध है। कंपोस भी उष्ण है, लानोस भी उष्ण है, बल्कि प्रेयरी एकमात्र शीतोष्ण है। क्या है? शीतोष्ण है। इसलिए अन्य से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि शीतोष्ण है, बाकी सभी उष्ण है। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखना बेहतरीन ढंग से। मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान से कह सकते हो। तो मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। बिल्कुल। मरुस्थल की विशेषता यहाँ केवल केवल अत्यधिक उच्च तापमान। बिल्कुल गलत। देखो मरुस्थल आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे लद्दाख का मरुस्थल आपका ठंडा है, सहारा का मरुस्थल आपका गर्म है। तो मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बिल्कुल ठंडा ही हो या तो बिल्कुल गर्म ही हो। यहाँ पर उच्च तापमान की बात करेगी, इसलिए गलत है। 0 डिग्री में भी तापमान जाता है और बहुत हाई भी तापमान जाता है, इसलिए बात ये गलत है। ठीक, तो गलत हो गई ना बी वाली। बी हटा दो फटाक से। एसी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान भी पाए जाते, पठारी, और कभी कभी पानी भी पाया जाता है। मरुद्यान भी पाए जाते। क्या पाया जाता है? मरुद्यान भी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, चलो आगे बात कर लेता हूं। आगे यहाँ पर है शैल के बारे में कथन पे विचार करना है। पृथ्वी को परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। सही बात है। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है। सही बात है। दक्कन का पठार ग्रेनाइट से नहीं बना है। दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है। किससे? बेसाल्ट से बना है, ना कि ग्रेनाइट से बना है। तो सी वाला हटाओ भैया। ए भी यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया। ए एंड बी जवाब हो जाएगा, क्योंकि ग्रेनाइट से नहीं बना, बेसाल्ट से बना। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जवाब मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं बात कर लूँ आग्नेय शैल, अवसादी, कायांतरित, ये होते क्या? इनसे तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तीनों शैलों के बारे में। अब आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करना। ठीक, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो यार कर ही दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप कहाँ से हो, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे, पहली बार देख रहे हो या पहले से आप लोग देख रहे हो। तो शैल का मतलब चट्टान, रॉक। 3 टाइप, आग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक, 3 शैलें होती हैं। 3 शैल के बारे में सबसे पहले आग्नेय। पृथ्वी की परपटी वाले खनिज पदार्थ को शैल कहते हैं। विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो यही था, पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन में यही था। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसको आग्नेय बोलते हैं।
आग्नेय मैग्मा से बनता है, पहली बात। और इसी को ही प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। बहिर्वेदी जो बाहर आ जाए, जो सेल जो लावा या मैग्मा होता है जो पहाड़ों पे या जमीन के धरातल के ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, वही बहिर्वेदी कहलाता है। जैसे बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है, यही तो स्टेटमेंट था, यही वाला स्टेटमेंट था जो मैंने अभी आपको बताया चिल्ला चिल्ला के। बेसाल्ट दक्कन पठार से रिलेटेड है, वहाँ ग्रेनाइट लिखा हुआ था। और अंतर्भेदी जो अंदर ही जम जाए जैसे ग्रेनाइट, ये होता है अंतर्भेदी। उसके बाद अवसाद या अवसादी, जिनके अवसाद होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जम जाते हैं, और इनको ही अवसादी सेल बोलते हैं। अवसाद में जीवाश्म भी बोलते हैं, इसीलिए इसको जीवाश्म भी, ईंधन भी बोलते हैं। उसके बाद कायांतरित सेल भी होता है। जब अवसादी और आग्नेय में ताप दाब पड़ता तब इनका रूप बदलता है। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दी। ठीक, क्लियर करके मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आग्नेय अवसादी से देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। कितने सारे क्वेश्चन इसी मात्र एक टॉपिक से आए हुए हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को नहीं करते हो। ठीक, कितनी बड़ी गलती आप लोग करते हो, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो। ठीक, जैसे क्वेश्चन है वेसाल्ट, तो वेसाल्ट आपका क्या हो जाएगा, वेसाल्ट बहिर्भेदी हो जाएगा, यानी कि बाहर बनता है। तो बेसाल्ट वाला कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपको इसको नजरअंदाज कर दे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना हुआ है, ना कि ग्रेनाइट से। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लो। जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके शो हो रहा होगा, या तो मैं लिख दूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा हो आपको, 9696400597। इस नंबर पे आपको करना क्या है, आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हो, मैं आपसे खुद बात करूंगा पर्सनल। ठीक, या तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सर नोट्स चाहिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और नोट्स का प्राइस भी है ना, मिनिमम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आतपन प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन जैसे मैं कराऊं आतपन, तो तब आपको पता हो आतपन आखिर होता है क्या, तभी तो आप कर पाओगे। तो आतपन को यहीं पर बता देता हूं। जैसे ये है सूर्य और हम लोग हैं इस पृथ्वी पर। ठीक, इस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से किरणें वगैरह आती रहती हैं हमारी पृथ्वी पर। जो किरणें आती हैं, सूर्य की रोशनी आती है या सूर्य की उष्मा आती है, उसे पृथ्वी रोक लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। ठीक, उसे ही आतपन बोलते हैं। पृथ्वी जिस उष्मा को रोक लेती है, सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, वही आतपन कहलाती है। तो आतपन को प्रभावित करता है, जैसे यहाँ पर ये है सूर्य और ये हम लोग हैं यहाँ पर पृथ्वी पर। जैसे जैसे सूर्य की किरणें आएंगी, बीच में बादल भी पड़ेगा, ये बादल भी प्रभावित करता है। सही बात है। अक्षांश, अक्षांश, जैसे अक्षांश की मैं बात करूं, जैसे ग्लोब है, सूर्य यहाँ पर है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे बीच वाली रेखा पे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये भी प्रभावित करती हैं। सही बात हो जाएगा। जलवाष्प और धूल के कण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये भी रोकने का प्रयास करती हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर सही हो जाएंगी आपकी, सारी चीजें यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। फोर्थ वाला ABC यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेता हूं। निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के बारे में बताओ। व्यापारिक पवनें होती क्या हैं, तो व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूरब से, जैसे मैं भारत का चित्र बना दूं ऐसे, यहाँ से जाती हैं इस ओर की ओर, इस ओर की ओर जाती हैं इस ओर की ओर। ठीक, समझ गए आप लोग। उसके बाद आगे यहाँ पर देखो, दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ो। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। यार, चाहे जौन सा भी क्षेत्र हो, कौन सा भी क्षेत्र हो, जहाँ पर पर्वत होते हैं तो वहाँ पर कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की दशाएं जो होती है वो प्रतिकूल होती है मानव बसाव के लिए। पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं और मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा ना। एक चैप्टर है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला, वो मैं आपको यहीं पर बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है,
सेल से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऊपर कराया था, वहीं से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, या तो मैं यहीं पर आपको करा देता हूँ। चलो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। खनिज आग्नेय सेलों, अवसादी और कांतिरित सेलों में पाए जाते हैं। पहली बात सही हो जाएगी क्या? पहली बात यहाँ पर सही हो जाएगी यार। इसमें डाउट है, पहले वाले में क्या डाउट है देखो। खनिज आग्नेय सेलों, अवसादी, कांतिरित सेलों में पाए जाते हैं। खनिज खनिज नहीं पाए जाते हैं। चट्टान लिखा रहता तो मैं सही कर देता, यहाँ पर खनिज है, खनिज के कारण गलत है। चट्टान होता या रोक इसको कह सकते थे, या यहाँ पर सेल नाम दिया रहता सेल, यहाँ पर खनिज है, इसलिए पहला वाला गलत है, बिल्कुल गलत है। धात्विक खनिज आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित अवसादी सेल में नहीं पाए जाते हैं। खनिज ईंधन अवसादी, हाँ ईंधन वाला जो खनिज ईंधन होता है वो अवसादी में ही पाया जाता है। सी आपका यहाँ पर सही है। ये कटेगा, ये कटेगा, ये तो यहाँ पर मैंने काट ही दिया था, इसलिए थर्ड वाला बी सी यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। बी एंड सी जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें। भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। भारत की कच्छ कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर बना दो, भारत यहाँ पर है कच्छ गुजरात में, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा क्योंकि समुद्र पड़ता है, मिल है। क्या ये बात सही है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। क्या बांध के निर्माण से किया जाता है? ये बात सही है, तो ये बात उतनी सही नहीं है। बांध ये गलत है। विदोहन, एक मिनट, यहाँ पर विदोहन दिया गया है, विदोहन नहीं होता है, विदोहन नहीं होता है, बल्कि विदोहन का मतलब किसी चीज को नष्ट करना, इसलिए गलत है विदोहन शब्द के कारण। बाकी सब कुछ सही था इसमें, तो ए सही है, आर गलत है। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ क्या है उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर आप लोग देखना, एक लाइन मैंने ढूंढ ली है आप सभी लोगों के लिए। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, बांध के निर्माण से किया जाता है। ज्वारों का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। एनसीईआरटी में ऐसा ही बताया गया है, ठीक। और जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया वह क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि एनसीईआरटी के मुताबिक चलूं तो दोनों यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। ज्वारीय मिल भी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हो कच्चे की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं, और यहाँ पर लिखा है इस ऊर्जा का विध्वंस समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। एनसीईआरटी के मुताबिक दोनों यहाँ पर सही हैं, परंतु आंसर की में कभी कभी गलत हो जाता है, आपको मालूम होगा। लेकिन आपको किसके अनुसार चलना है? आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी प्रूफ है, जैसे मान लो महात्मा गांधी के पिता का नाम अगर आपको आंसर की में गलत दे दिया जाए, अगर आंसर की में सुधार नहीं किया जाए तो आप क्या गलत ही मानोगे? ऐसा नहीं कह सकता हूं, ठीक। तो एनसीईआरटी के मुताबिक ही चलो, कभी कभी एग्जाम में जो आंसर की आती है वो गलत हो जाती है, ठीक भाई। यहाँ पर मैंने साफ तौर पे एनसीईआरटी में इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन था, और मैंने नोट्स में इस क्वेश्चन को सुधार कर दिया है, यानी कि दोनों सही हैं, ठीक। तो इसलिए आप लोग नोट्स ले सकते हो, क्योंकि सारी चीजें आपको पीवाईक्यू सहित यहाँ पर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाले मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में लगाना है, मात्रा के हिसाब से। तो सबसे पहले कोयला लगाओगे, कोयला के बाद लौह अयस्क के बाद में चूना पत्थर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तीसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेता हूँ।
आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है? विपरीत वाला बताना है, उल्टा। समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना, लोगों के खांचे में जड़ना एक रूढ़िबद्ध धारणा होती है। एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना रूढ़िबद्ध धारणा होती है। समाज में एक रूपता की सराहना करना पूर्वाग्रह होती है। विपरीत कौन सा हो जाएगा? पहला वाला विपरीत हो जाएगा, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा से रिलेटेड ही नहीं है, उससे संबंधित ही नहीं है। ठीक, तो पहला वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, एक रूपी समाज में किस चीज की कमी पाई जाती है? एक रूपता समाज है, जैसे मान लो एक क्षेत्र है, वहां पर सिर्फ हिंदू ही हिंदू रहते हैं, भाई आप कहोगे एक रूपी समाज। या ऐसा मुस्लिम क्षेत्र है, केवल मुस्लिम संख्या ही रहती है, कोई अदर कास्ट नहीं रहती है, तो आप लोग एक रूपी समाज कहोगे। उस क्षेत्र में कमियां बहुत पाई जाती। कौन सी कमी? समानता की कमी, एक रूपी, समरूपता की, समांगता या विविधता। तो विविधता की कमी पाई जाती है। जैसे विविधता हम लोग कहते हैं, लोगों के भिन्न धर्म है, कोई हिंदू मुसलमान है, कोई सिख जैन पारसी बौद्ध ईसाई, ये है विविधता। ठीक, और भाषाएं हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती मलयालम, है ना, ये है विविधता। तो एक रूपी समाज में एक ही भाषा बोलेंगे लोग, एक ही धर्म के होंगे, है, एक ही खाना वाला तरीका होगा, तो भैया उसमें विविधता कहाँ से आएगी? विविधता की ही कमी पाई जाती है एक रूपी समाज में। तो यही तो गलत हो, मतलब कि सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, कमी पाई जाएगी, विविधता में कमी पाई जाएगी। उसके बाद आगे देखो, विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत क्या बोलती है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा जनपद पंचायत बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, नोट नहीं, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। नहीं माना जाता था, इसलिए तो उन्होंने आंदोलन किया था, उनको मतदान का अधिकार ही नहीं था, समान कैसे मान सकते हैं? और सारी चीजें आपकी यहाँ पर सही दी गई हैं। ठीक, तो यही गलत यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक जो वीकली जो मार्केट लगता है, वहां पर बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं? ये बताओ। पक्की दुकान की तुलना में जो सप्ताह में एक बार बाजार लगता है, वहां पर चीजें सस्ती क्यों मिलती हैं? जैसे आप लोग बाजार में जाते रहते होगे, नगरों वाले, है ना, साप्ताहिक बाजार में साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं। क्या ये रीजन यहाँ पर हो जाएगा? क्या यह रीजन यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने दुकान बाजार में लगाई, उसके बगल में आप जैसा सामान कोई दूसरा बंदा बेच रहा है, और तीसरा बंदा भी आप जैसा ही सामान बेच रहा है। ठीक, तो इसलिए कम दामों पे मिल जाता है साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानों की तुलना में। ये दोनों सही हो जाएंगे। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। क्या बहुत खराब होती है? ऐसा तो नहीं होता कि खराब ही हो। सी तो कटेगा, ए भी बचेगा, जो कि राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए एंड वी, ए एंड वी। चलिए आइए आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे एक क्वेश्चन है, 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ एक आंदोलन चलाया गया था नर्मदा नदी पर। क्यों चलाया गया था? ये क्यों चलाया गया था? ठीक, किस किस लिए चलाया गया था? यह दोस्तों जीविका के अधिकार के लिए चलाया गया था। ठीक, यही यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकांश चुनाव कैसे किया जाता है? सभी को मालूम है। क्या मालूम है? विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कब? 8 मार्च को मनाते हैं, सभी को मालूम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। भोजन का अधिकार, पानी का और हवा भी इसमें आप शामिल कर लो। हवा यानी कि ऑक्सीजन यानी कि वायु लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो कि जीवन जीने के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। और इस क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा के भी पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्री में पानी उपलब्ध कराया जाएगा अनुच्छेद 21 के अनुसार, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता ना, फ्री में नहीं। फ्री था, एक बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन कराया पिछली वीडियो में, आप लोग देखना, उसमें फ्री लिखा था। और एग्जामिनर क्या करता, थोड़ी बहुत चेंज करता है बस, और सब कुछ वही का वही रहता है। तो दोनों सही हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने को समर्थ बनाता है? क्वेश्चन है यार, आप ये मत समझना कि राधा कोई महिला है वो दिल्ली जा रही है या मध्य प्रदेश से। जैसे आप लोग हो, आप लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहीं से भी हो, आपको मुंबई जाना है, तो वो समर्थ बनाता है, कौन सा अधिकार बनाता है? तो हम लोग उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। हर व्यक्ति दूसरी जगह पे काम कर सकता है, बिहार वाला उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी काम कर सकता है, वह उसका मौलिक अधिकार है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके सामने पिछले वर्षों के सारे पेपर रख दिए जाते हैं, आराम से बना लेता, कोई आसान, कोई उसको दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी चेंज करता है, कहीं कहीं पर राधा वगैरह नाम डाल देता है, कभी कभी रमेश कर देता है कि रमेश को बिहार से दिल्ली में जाना है, तो उसका कौन सा यहाँ पर समर्थ बनाता है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार? तब भी आप बताओ कि मौलिक अधिकार उसको बनाता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं थी। ठीक, चलो आगे मैं बात कर लूँ। एक और है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. वासु दिशा निर्देश, और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है। डी.के. वासु, गिरफ्तारी के दौरान बचने के उपाय हैं भैया इसमें। गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत ली जाने वाली प्रक्रिया है। पहला वाला हो जाएगा यहाँ पर, पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डी.के. वासु दिशा निर्देश, सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें बताई गई हैं डी.के. वासु दिशा निर्देश में। ठीक, और डी.के. वासु दिशा निर्देश से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ। जैसे इससे पहले क्वेश्चन आया था 2014 में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. वासु दिशा निर्देश क्या है, तो बार बार क्वेश्चन होता ना रिपीट। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके रखने या पूछताछ के लिए एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, यही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन आप लोग देखो, और उसी प्रकार 2019 में भी क्वेश्चन ऐसा ही आया। भारतीय उच्चतम न्यायालय डी.के. वासु क्या है, तो डी.के. वासु गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस। ठीक, यही वाला यहाँ पर भी हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन था 14 में आया था, उसके बाद 19 में आया था, बहुत बार भी आया है, और उसके बाद ये देखो ये 2022 में आया है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर कराया है। यही क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स आप लोग ले लो, फायदे में रहोगे। इससे पहले ना ही कोई टीचर ने आपको प्रोवाइड कराया होगा, ना ही करा पाएगा। ठीक, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर जेंडरिंग कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस? जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? तो उमा चक्रवर्ती इस किताब की लेखिका हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना आप लोग अच्छे ढंग से। हाशियाकरण, सबसे पहले मैं हाशियाकरण को सरल शब्दों में आपको समझा दूं। जैसे हाशियाकरण से एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, या कोई क्षेत्र है, वहाँ के कुछ लोगों की जाति अलग है, और वे भय के कारण या डर के कारण उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में रहने लगते हैं, तो वही हाशियाकरण कहलाता है। ठीक, कोई व्यक्ति हाशियाकरण का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं, बाकी समाज से, इसलिए हाशियाकरण हो सकता है।
हाशियाई समूह शक्तिहीनता पराजय का एहसास अनुभव करता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास पावर है। वो बेचारा घबरा जाता है, डर जाता है, इसलिए अलग रहने लगता है। सही बात है, अनुभव करता है। हाशियाकरण प्रायः राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा? जवाब आपका हो जाएगा ए एंड बी। सी तो गलत हो ही गया ना। महसूस, ये आर्थिक सामाजिक नहीं, ये दो दो ही यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे, थर्ड वाला जवाब।